नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सिंथेटिक्स एकेडमी में। आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है ना, वो बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। और आज का विषय भी कुछ ऐसा है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद उस पर कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, मतलब जरा सोचिए, क्या होता अगर हमारी भाषा में मैं और तुम जैसे शब्द ही ना होते? दुनिया का कोई भी इंसान अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कैसे साबित करता? आ, ये तो सोचना भी मुश्किल है। अपनी भावनाएं ही कैसे व्यक्त करता कोई। वही तो। अक्सर जब हम व्याकरण की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मोटे मोटे पन्ने, रटने वाले जटिल नियम और एक अजीब सी ऊब, है ना? हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है अब जैसे किसी पुरानी जंग लगी मशीन के पुर्जे खोल रहे हों। बिल्कुल। जिनका हमारी असल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा किसी उबाऊ नियम पुस्तिका के बारे में नहीं है। आज हमारे पास इस वीडियो के लिए स्रोत के रूप में एक बेहद शानदार मास्टर क्लास प्रस्तुति है। एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। और इस प्रस्तुति में जो वैचारिक मानचित्र हैं, जो पहचानने की तरकीबें दी गई हैं, वो सच में कमाल की हैं। हाँ, और कुछ ऐसे अपवाद नियम भी शामिल हैं जो व्याकरण को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। तो आज हमारा लक्ष्य यही साबित करना है कि हिंदी और संस्कृत व्याकरण का यह विषय, जिसे हम पुरुष कहते हैं, हाँ। वो कोई नीरस नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे संवाद का, हमारी रोजमर्रा की बातचीत का एक बेहद सटीक दिशा सूचक है। एकदम सही। हमारी ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये व्याकरण को महज शब्दों के ढांचे की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे एक जीवंत संवाद के रूप में परिभाषित करती है। ये एक बहुत ही सुंदर शुरुआत है। पता है, व्याकरण को लेकर समाज में अक्सर एक बहुत ही सीमित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। हाँ, लोग डरते हैं इससे। वही तो। लोग इसे भाषा की एक कठोर बंदिश मान बैठते हैं। बिल्कुल। एक ऐसी दीवार जो शायद उन्हें खुलकर बोलने से रोकती है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, तो असलियत क्या है फिर? असल में व्याकरण भाषा की वास्तुकला है। उसका बुनियादी ढांचा है जिस पर हमारे विचारों की इमारत खड़ी होती है। आज हम जिस पुरुष की गहराई में जा रहे हैं ना, मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। जी बिल्कुल, वो मूल रूप से इस बात का निर्धारण करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे इस मानवीय संवाद के परिदृश्य में, हमारा अपना स्थान कहाँ है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। हाँ, ये कोई मनमाने तरीके से बनाया गया नियम नहीं है। ये बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से तय होता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हम इस दुनिया को और खुद को किस तरह देखते हैं। और यही वो मुख्य बिंदु है जो इस पूरे विषय को इतना आकर्षक बना देता है। तो चलिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए ना, एक दृश्य कल्पना का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, एक उदाहरण से बात ज्यादा साफ होगी। तो मान लीजिए कि कोई भी बातचीत जो दो लोगों के बीच हो रही है, वो एक नाटक की तरह है। अब इस नाटक में एक मुख्य कलाकार है जो उस पल में अपना डायलॉग बोल रहा है, जो मंच पर सबसे ज्यादा चमक रहा है। हाँ, उस क्षण में वो सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब वो वक्ता है। वो इस दृश्य का मुख्य कलाकार है और हमारी इस व्याकरण की भाषा में वही उत्तम पुरुष है। एकदम सटीक। फिर उसी मंच पर एक सह कलाकार भी है। वो ठीक सामने खड़ा है। वो उस मुख्य कलाकार की बात को सीधे तौर पर सुन रहा है। तो ये हमारा श्रोता है और यही मध्यम पुरुष है। सही कहा। और जो लोग मंच पर नहीं हैं? हाँ, वही तो। अंत में वो सारे लोग आते हैं जो इस दृश्य में कैमरे के सामने नहीं है, जो शायद मंच के बाहर हैं या जिनकी सिर्फ चर्चा हो रही है। तो ये सारे अतिरिक्त कलाकार हैं जिन्हें व्याकरण प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहता है। संवाद को समझने का ये बहुत ही सजीव तरीका है। हमारी इस स्रोत सामग्री में ना, इन तीनों को पहचानने के लिए प्राचीन काल के बहुत ही स्पष्ट सूत्र दिए गए हैं। हाँ, मैंने इस पीडीएफ में वो सूत्र देखे, बहुत ही तार्किक हैं। इतने तार्किक कि हजारों साल बाद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सबसे पहले हम नाटक के मुख्य कलाकार यानी उत्तम पुरुष की बात करते हैं। इसके लिए जो संस्कृत सूत्र है वो है अस्मद्युत्तमा। अस्मद्युत्तमा मतलब जहां वक्ता स्वयं को संदर्भित करे। बिल्कुल। हिंदी में हम इसके लिए मैं या हम का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में इसके शब्द रूप अस्मत् से बनते हैं, जैसे अहम यानी मैं, द्विवचन में आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। तो मतलब इसकी पहचान की तरकीब बहुत ही सरल है। जहां भी बातचीत का पूरा केंद्र स्वयं या खुद हो, वहां उत्तम पुरुष होता है। एकदम सही।
और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि प्राचीन विद्वानों ने मानव मनोविज्ञान को कितनी बारीकी से समझा था। लेकिन एक मिनट, अगर मैं इस बात पर थोड़ा और विचार करूं तो क्या ये बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित नजरिया नहीं लगता? आत्मकेंद्रित कैसे? मतलब जब भी बात मेरी हो रही है तो मैं उत्तम हूँ, ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा दावा कर रहा है। उत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ। जब मैं कहती हूँ मैं पढ़ती हूँ तो क्या मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने इर्द गिर्द घुमा रही हूँ? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है और सच कहूं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हर इंसान के लिए उसके ब्रह्मांड का केंद्र वो स्वयं ही होता है। ये तो है, इंसान खुद को सबसे पहले रखता है। बिल्कुल। जब एक बच्चा दुनिया को समझना शुरू करता है तो सबसे पहली चेतना जो उसमें जागती है वो मैं की ही होती है। भाषा ने इसी प्राकृतिक सत्य को मान लिया है। क्या बात है। और वो जो सह कलाकार था उसके बारे में पीडीएफ क्या कहती है? हाँ, नाटक के उस दूसरे हिस्से पर आते हैं। स्रोत सामग्री में इसके लिए सूत्र है युष्मद्युपपदे मध्यमा। इसका सीधा सा अर्थ है वो व्यक्ति जिससे आप सीधे तौर पर संवाद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो मेरे ठीक सामने खड़ा है। हाँ, हिंदी में हम इसके लिए तू, तुम या आदरसूचक आप का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में इसके लिए युष्मत शब्द के रूप इस्तेमाल होते हैं, जैसे त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। तो इसकी तरकीब तो बिल्कुल सीधी हो गई। जो भी आपके ठीक सामने खड़ा होकर आपकी बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है। एकदम सही, वो आपसे जुड़ने वाला सबसे पहला इंसान है। चलिए, ये तो हो गई मेरी और तुम्हारी बात, मैं और तुम। लेकिन दुनिया सिर्फ हमारे और आपके इर्द गिर्द तो नहीं घूमती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कमरे के बाहर भी एक पूरी दुनिया है। उस पूरी दुनिया को भाषा कहाँ रखती है? और यहीं पर प्राचीन व्याकरण की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। बाकी की पूरी दुनिया को समेटने के लिए एक बहुत ही छोटा और प्यारा सा सूत्र दिया गया है, शेषे प्रथमा। शेषे प्रथमा मतलब जो बच गया? हाँ, जो उत्तम नहीं है और जो मध्यम नहीं है, यानी जो मैं नहीं हूं और जो तुम नहीं हो। उसके बाद जो कुछ भी इस दुनिया में बच गया है वो सब प्रथम पुरुष है। इसीलिए इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। हिंदी में वह, वे, यह या किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे राम, सीता या कोई भी वस्तु, ये सब इसी विशाल श्रेणी में आते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग के लिए सह यानी वह, तौ यानी वे दो और ते यानी वे सब का प्रयोग होता है। ये सच में बहुत सरल नियम है। जो भी इस सीधी बातचीत से गायब है वो अन्य पुरुष है। हाँ, अगर हम गहराई से देखें ना तो संस्कृत व्याकरण ने दुनिया भर के जटिल संवादों को केवल 3 मनोवैज्ञानिक स्थितियों में बांट दिया है: स्वयं, सामने और गायब। ये बंटवारा तो बहुत ही साफ सुथरा है। लेकिन जब हम इस पीडीएफ के अगले पन्ने की ओर बढ़ते हैं जहां लिंग का प्रभाव समझाया गया है, हाँ, वो हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, वो एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। सामग्री यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष पूरी तरह से लिंग निरपेक्ष होते हैं। बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल। मतलब चाहे कोई लड़का कह रहा हो मैं जा रहा हूँ या कोई लड़की कह रही हो मैं जा रही हूँ, हिंदी में जो मूल शब्द मैं है वो नहीं बदलता। और संस्कृत में तो ये व्यवस्था और भी साफ है। एक राजा भी अपने लिए अहम ही कहेगा और एक रानी भी अहम ही कहेगी। वही तो। और सामने वाले के लिए तुम भी कभी नहीं बदलता। तो ऐसा क्यों है? मतलब भाषा ने यहाँ लिंग को महत्व क्यों नहीं दिया? अगर हम इसे भाषा के विकास के बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा तार्किक कारण है। देखिए, भाषा का मूल उद्देश्य संवाद को आसान बनाना है। हाँ, बात समझ आनी चाहिए। तो जब उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला आमने सामने मौजूद होते हैं तो वे एक दूसरे को भौतिक रूप से देख रहे होते हैं। मतलब वो सामने खड़े हैं तो दिख ही रहा है कि लड़का या लड़की। एग्जैक्टली। वक्ता को शब्दों के जरिए ये साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं एक पुरुष हूं, क्योंकि श्रोता उसे अपनी आंखों से देख रहा है। इसीलिए मैं और तुम के लिए अलग अलग शब्द गढ़ने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। मान लीजिए मैं फोन पे किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही हूँ, तब तो वो मेरे सामने मौजूद नहीं है ना, मेरी आंखों से नहीं देख पा रही हैं। फिर तो मुझे शब्दों से लिंग पता होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि व्याकरण के ये जो मूल नियम हैं, ये आज से हजारों साल पहले बने थे। ओहो, तब तो फोन या इंटरनेट नहीं थे। बिल्कुल। उस समय संवाद का एकमात्र माध्यम
आमने सामने होना ही था। जब इन नियमों की नींव रखी जा रही थी, तब बातचीत का मतलब ही था दो लोगों का एक जगह पर होना। भौतिक उपस्थिति ही वो संदर्भ था जिसने लिंग आधारित शब्दों की जरूरत को खत्म कर दिया। अरे वाह, मतलब भाषा ने उस समय के माहौल को अपने नियमों में सुरक्षित कर लिया। हाँ, लेकिन अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए। जब हम प्रथम या अन्य पुरुष की बात करते हैं तो पूरी स्थिति पलट जाती है। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति तो वहां गायब है। बिल्कुल, वो हमारे सामने मौजूद नहीं है। अब अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो श्रोता को कैसे पता चलेगा कि वो पुरुष है, स्त्री है या कोई निर्जीव वस्तु है? तो यहीं पर ना श्रोता के दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाने के लिए हमें लिंग बताने वाले शब्दों की सख्त जरूरत पड़ती है। एकदम सही पकड़ा है आपने। इसीलिए अन्य पुरुष में हमें व्यापक बदलाव देखने को मिलते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग के लिए सह यानी वह, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसक लिंग के लिए तत् का बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है। ये तर्क तो सच में कमाल का है। मतलब जो इंसान हमारे सामने नहीं है, भाषा उसका लिंग बताकर हमारी आंखों के सामने उसकी कमी पूरी कर देती है। बिल्कुल। इसी के साथ पीडीएफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी दिया गया है, जिसे अन्वय या समानाधिकरण कहा गया है। वो क्रिया और कर्ता वाला नियम। हाँ, इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वाक्य में क्रिया हमेशा अपने कर्ता के पुरुष और वचन का ही पालन करेगी। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई भाषा का नियम नहीं, बल्कि गणित का कोई अचूक फॉर्मूला है। गणित का फॉर्मूला, ये तुलना बहुत अच्छी है ना? मतलब जैसे गियर वाली किसी घड़ी में एक पहिया घूमेगा तो दूसरा उसके साथ उसी दिशा में घूमेगा ही। अगर कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन यानी अहम है, तो क्रिया भी उसी श्रेणी से आएगी, जैसे पठामी। और अगर कर्ता ते है तो क्रिया पठंती ही होगी। इसमें कोई भी छूट नहीं है। यही वो चीज है जो संस्कृत व्याकरण को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक बनाती है। मतलब दोनों एक ही धरातल पर खड़े हैं। हाँ, अगर आप वाक्य में कर्ता का रूप बदलेंगे तो क्रिया को अपना रूप हर हाल में बदलना ही पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाषा में असाधारण स्पष्टता आ जाती है। आप किसी संस्कृत वाक्य में शब्दों को आगे पीछे कर दें, अर्थ में कभी कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि कर्ता और क्रिया एक गणितीय धागे से बंधे हैं। यहाँ तक तो सब बहुत सीधा और स्पष्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ से बात सच में बहुत ही गहरे और रोचक मोड़ पर आ जाती है। अच्छा, कौन सा मोड़? क्योंकि जब नियम इतने सख्त हैं तो एक समस्या आ सकती है। पीडीएफ में इस स्थिति को समझाने के लिए एक हिस्सा है जिसे मिश्रित कर्ता पदानुक्रम कहा गया है। ओह, समझ गया, शक्ति प्रदर्शन वाला हिस्सा। हाँ, अब वापस अपने उस नाटक के मंच पर चलते हैं। मान लीजिए मंच पर एक साथ तीनों कलाकार आ गए। एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है और उत्तम पुरुष भी है। मतलब तीनों एक साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि वह, तुम और मैं विद्यालय जा रहे हैं। अब यहाँ तो भयंकर स्थिति बन गई। कर्ता एक नहीं बल्कि तीन हो गए। वह यानी सह, तुम यानी त्वम और मैं यानी अहम। तो अब वो बेचारी क्रिया क्या करे? वो किसके पुरुष का अनुसरण करेगी? वही तो मैं सोच रही थी। तो जब ऐसी उलझन वाली स्थिति आती है ना, तो भाषा का एक बहुत ही खूबसूरत मनोवैज्ञानिक नियम लागू होता है। व्याकरण में इसके लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम तय किया गया है। पदानुक्रम? जी, मतलब एक हायरार्की। जी। और इस पदानुक्रम में सबसे ऊपर सबसे बलवान होता है उत्तम पुरुष, यानी मैं। अरे वाह, मैं सबसे ऊपर? हाँ, नियम यह है कि अगर उस पूरी भीड़ में कहीं भी उत्तम पुरुष यानी मैं मौजूद है, तो वो पूरे वाक्य को अपने अधीन कर लेगा। इसलिए उस उदाहरण का जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो वो बनेगा सह त्वम अहम च विद्यालयम गच्छामः। गच्छामः मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी है यहाँ। बिल्कुल, वह, तुम और मैं मिलकर बहुवचन तो हो गए, लेकिन क्योंकि उस समूह में मैं शामिल था, इसलिए क्रिया सिर्फ और सिर्फ उत्तम पुरुष की ही लगेगी। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन भी हो रही है और सच कहूँ तो थोड़ी हैरानी भी। मैं इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि प्राचीन विद्वान भी इंसान के दिमाग की इस बुनियादी सच्चाई को समझते थे कि एक मनुष्य के लिए उसका अपना स्वयं हमेशा सबसे ऊपर होता है? ये बहुत ही गहरा अवलोकन है। मतलब जब तक किसी समूह में मैं शामिल हूँ, तब तक मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ,
ऐसा लगता है जैसे ये व्याकरण के मुखौटे में छिपा हुआ विशुद्ध मनोविज्ञान है। एकदम सटीक बात कही आपने। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। भाषा केवल बाहरी दुनिया से संवाद करने का कोई यांत्रिक उपकरण नहीं है। हाँ, वो हमारा आईना है। बिल्कुल। हमारे वजूद का केंद्र हमेशा स्वयं होता है। जब मैं किसी समूह का हिस्सा बन जाता है तो वो समूह वे नहीं रहता, वो हम बन जाता है। हम असल में मैं का ही विस्तारित रूप है। ये सच में दिमाग के बंद दरवाजे खोलने वाला विचार है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को समेटें, स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में एक बहुत बड़ा अपवाद दिया गया है। हाँ, वो भगवान का नियम। हाँ, भगवान का नियम। यह हिस्सा स्पष्ट रूप से भ्रम और सत्य के बीच की एक बहुत बारीक रेखा खींचता है। और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हिंदी भाषी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। वो कैसे? हम आमतौर पर हिंदी में जिससे बात करते हैं, अगर हम उसे सम्मान देना चाहते हैं तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मेरा तर्क ये कहता है कि वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे सीधे बात कर रही हूँ, तो उसे हर हाल में मध्यम पुरुष ही होना चाहिए, है ना? और यहीं पर सबसे बड़ी वैचारिक चूक होती है। अच्छा। ये बिल्कुल सच है कि हिंदी में आप शब्द का प्रयोग सीधे सुनने वाले के लिए होता है, लेकिन जब हम संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं और सम्मान सूचक शब्द भगवान का प्रयोग करते हैं तो वहां एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक नियम काम कर रहा होता है। कैसा नियम? व्याकरण का सत्य ये है कि संस्कृत में भगवान यानी आप को हमेशा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। उसे मध्यम पुरुष का हिस्सा नहीं माना जाता। बिल्कुल विपरीत है। अगर आप मेरे ठीक सामने खड़े हैं और मैं आपसे कह रही हूं आप पढ़ते हैं, तो आप तो मेरी नजर में तुम की ही जगह पे खड़े हैं ना। फिर भाषा ने आपको अचानक से उस अन्य पुरुष की श्रेणी में क्यों धकेल दिया जो इस बातचीत से गायब है? इसके पीछे का जो दर्शन है ना, वो बहुत ही गहरा है। जरा सोचिए, जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक सम्मान देते हैं तो क्या हम उसे अपने बिल्कुल बराबर का मानते हैं? नहीं, थोड़ा ऊपर मानते हैं। बिल्कुल। तुम या तुम में एक तरह का अपनापन है, एक अनौपचारिकता है। लेकिन जब सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका हम आदर करते हैं तो हम शब्दों के जरिए उनके और अपने बीच एक अदृश्य औपचारिक दूरी बना लेते हैं। अच्छा। हम उन्हें मानसिक रूप से इतना ऊंचा स्थान देते हैं कि भाषा उन्हें उसी क्षण एक तीसरे व्यक्ति के रूप में देखने लगती है, ताकि सम्मान की वो पवित्र दूरी बनी रहे। ओहो, जैसे राजा का सिंहासन हमेशा आम लोगों से दूर होता है। एकदम सही उदाहरण। सम्मान हमेशा एक गरिमामयी दूरी की मांग करता है। इसीलिए संस्कृत में भवान पठसी कहना, जिसमें मध्यम पुरुष की क्रिया लगी है, पूरी तरह से गलत माना जाता है। सही वाक्य है भवान पठति, जिसमें पठति प्रथम पुरुष की क्रिया है। ये तो अद्भुत है। मतलब किसी को सम्मान देने के लिए हम व्याकरण की दुनिया में उन्हें खुद से थोड़ा दूर कर देते हैं। बिल्कुल। क्रिया के एक छोटे से बदलाव से रिश्ते का पूरा मनोविज्ञान ही बदल जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए इस स्रोत सामग्री का जो निष्कर्ष है ना, वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य केवल व्याकरण की किताब में छपे हुए शब्द नहीं है। ये इस संसार में हमारे स्थान को दर्शाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो चीज़ एक नीरस नियम की तरह शुरू हुई थी, वो असल में हमारे मनोविज्ञान और समाज में सम्मान की एक बहुत ही खूबसूरत संरचना निकली। हमने देखा कि कैसे मैं वक्ता है, तुम श्रोता हो और बाकी सब नेपथ्य में है। और हमने ये भी गहराई से समझा कि जब कई लोग एक साथ आते हैं तो इंसान का मैं कैसे सबसे ऊपर बना रहता है। इस विज्ञान को अपने दैनिक संवाद में महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही। आज की ये चर्चा वाकई में हमारी सोच के कई नए दरवाजे खोलने वाली रही है। व्याकरण के इस वास्तुकला को समझकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने मानव मनोविज्ञान की गुत्थी सुलझा ली हो। सच में। लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि प्राचीन व्याकरण तो ये तय कर देता है कि वाक्यों में मैं यानी उत्तम पुरुष हमेशा सबसे बलवान होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपनी दिनचर्या में संवाद करते हैं, अपने दोस्तों या परिवार से बातचीत करते हैं, तो आपके अपने संवाद में कौन सा पुरुष हावी रहता है? क्या आप हमेशा अपनी बातचीत में उत्तम पुरुष यानी मैं को ही केंद्र में रखते हैं, या फिर आप मध्यम पुरुष यानी तुम या आप को ज्यादा जगह देते हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है है ना? क्योंकि याद रखिए,
भाषा केवल शब्द नहीं बोलती, वो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बता देती है। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और हाँ, आप सभी के लिए जरूरी सूचना है कि इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।